हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड द्वितीय वर्ष, कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। इसके बारे में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों एक साथ में हम लोग एक ही वीडियो में दोनों को जानेंगे हम लोग ने। तो इसका अनुसूचित जाति का अर्थ, परिभाषा, शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा में इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। अनुसूचित जाति जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप विकसित उस व्यवस्था के अंग हैं जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही गैर अनुसूचित या सवर्ण जातियों के लोग अपवित्र हो जाते हैं। ठीक है ना। इन जातियों से पृथक रहने की व्यवस्था की गई है तथा अनेक प्रकार की योग्यताएं, डिसेबिलिटी निर्धारित की गई हैं। साइमन कमीशन के किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो इस प्रकार हैं। क्या वह जाति उच्च जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वह जाति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती? नंबर 3, क्या वह जाति स्कूलों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है? नंबर 4, क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण पुरोहित का कार्य कर सकते हैं? नंबर 5, क्या उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि कार्य कर सकते हैं? नंबर 6, क्या वह जाति ऐसी है जिसके हाथ में हिंदू पानी ले सकता है? नंबर 7, क्या उस जाति का शिक्षित व्यक्ति सामान्य सामाजिक आदान प्रदान में उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा समझा जाएगा? क्या वह जाति अपने ही अज्ञान, अशिक्षा व गरीबी के कारण दलित है? और क्या इनके अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग्य नहीं हो सकती? क्या वह जाति अपने व्यवसाय के कारण दलित मानी जाती है? इस प्रकार के अनुसूचित जनजाति के लिए एक तरह से भेद है। जे.एच. हटन क्या कहते हैं? जे.एच. हटन ने कुछ निर्योग्यताओं के आधार पर अस्पृश्य जातियों को स्पर्श करने के प्रयत्न किए हैं। उनके अनुसार अस्पृश्य जाति वह है जो उच्च जातियों की सेवा पाने के लिए अयोग्य है। स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले व्यक्तियों जैसे नाई, धोबी, दर्जी, कहार आदि की सेवा पाने के लिए अयोग्य हैं या हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से निषेधित हैं, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग से वंचित हैं तथा घृणित पेशे से अलग होने में असमर्थ हैं। डी.एन. मजुमदार क्या कहते हैं? डी.एम. मजुमदार ने अनुसूचित जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, अस्पृश्य जातियों वे हैं जो अनेक सामाजिक व राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हैं। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरात्मक और तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई है। जी.एस. घुरिये क्या कहते हैं? जी.एस. घुरिये ने अनुसूचित जनजातियों को पंचम श्रेणी यानी 4 वर्णों के बाहर
की संज्ञा दी है, उनके अनुसार अनुसूचित जातियों को मैं उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इस समय लागू होने वाले अनुसूचित जातियों के कानून में है। इस प्रकार धुर्यों ने संवैधानिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र भारत के अनुसूचित जातियों की व्याख्या की है। के एन शर्मा के शब्दों में अस्पृश्य जातियों वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र पाने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। इस परिभाषा में शर्मा ने अपवित्रता के धार्मिक सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान की है, जिसकी पुष्टि M.N. श्रीनिवास की कृतियों में अस्पष्ट पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना अनुसूचित जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। तो अनुसूचित जनजाति वो अनुसूचित जाति था, अब ये है अनुसूचित जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जनजाति मानव समाज के ऐसे अंग है जो कि मानव संस्कृति की प्रायः आदिम अव्यवस्था में रहते हैं। ये एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, आदिम धर्म प्रथा और परंपरा को मानते हैं तथा एक आदिम अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निवास करते हैं। मूल परिभाषाएं निम्न हैं। DM मजूमदार ने जनजाति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय या उद्योग के संदर्भ में निश्चित निषेधों का पालन करते हैं और परस्पर आदान प्रदान व कर्तव्यों की पारस्परिकता की एक अच्छी तरह जांची हुई व्यवस्था विकसित कर ली है। इस परिभाषा से निम्नलिखित बातों का पता चलता है। एक जनजाति कुछ परिवारों का समूह है, इसका एक खास नाम होता है, इसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, इनकी भाषा एक होती है, ये विवाह व्यवसाय व उद्योग से संबंधित कुछ निषेधों को मानते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की भावना से जुड़े होते हैं। J.L. गिलिन और J.P. गिलिन ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संकलन को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, एक जनजाति कहते हैं। आर्लिटन के मुताबिक जनजाति तथ्यों का एक समूह है जो एक मिले हुए भाग पर रहते हों तथा जो संस्कृति की समानताओं, सतत भौतिक संपर्कों और एक सामुदायिक हितों पर आधारित हों। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक समान नाम होता है, जो एक सामान्य बोली का व्यवहार करते हैं और जो एक सामान्य प्रदेश में रहता है अथवा रहने का दावा करते हैं और प्रायः अंतर्विवाह करने वाली नहीं होती, चाहे आरंभ से उसमें अंतर्विवाह का नियम रहा हो। अपने अनुसूचित जनजाति की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब।
जनजाति की कुछ सार्वभौमिक विशेषताओं की सूची बनाई जा सकती है। इसके आधार पर जनजातियों को समझने में अधिक सुविधा होगी। ये विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। परिवारों का संकलन। जनजाति कई परिवारों का संकलन है। इस विशेषता का उल्लेख मजूमदार, लिटन एवं इम्पीरियल गेजेटियर आदि द्वारा जनजाति की परिभाषा में है। इसमें कई वंश समूह एवं गोत्र होते हैं। इसमें कई भ्रातृ दल का समावेश होता है। क्षेत्रीय समूह। नंबर 2, जनजाति एक क्षेत्रीय समूह है। प्रत्येक जनजाति का एक पारस्परिक क्षेत्र होता है और प्रवासी जनजाति सदस्य भी इसे ही अपना गृह क्षेत्र बताते हैं। यह क्षेत्रीयता जनजाति समूह में अपनापन का निवास करती है। नंबर 3, एक समान भाषा। जनजाति के सदस्य एक समान भाषा बोलते हैं। एक समान भाषा के कारण इनके विचारों के आदान प्रदान में सरलता रहती है। साथ ही इसके फलस्वरूप पारस्परिक एकता व सामाजिक संगठन का विकास होता है। फिर भाषा उनकी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में सहायक बनती है। नंबर 4, अंतर्विवाही समूह। एंडोगैमस ग्रुप। जनजाति एक अंतर्विवाही समूह होता है, यानी इसके सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। किसी भी सदस्य को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 5, एक समान संस्कृति। एक कॉमन कल्चर। जनजाति की एक समान संस्कृति होती है। उनका रहन सहन, बोलचाल, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, जीवन के ढंग, मूल्य व प्रतिमान आदि एक समान होते हैं। प्रत्येक जनजाति एक समान संस्कृति में निवास करती है और उसी में उनका जीवन नियंत्रित होता है। एक समान नाम। प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित नाम होता है। इसके सदस्य इस नाम से ही जाने जाते हैं। वे अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। निषेध। टैबू। निषेध जनजाति की विशेषता है। वैवाहिक संबंधों, व्यावसायिक कार्यों तथा जीवन से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं में निषेधों का पालन कठोरता से के साथ किया जाता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक प्रावधान। अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे कि गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी चाहिए। ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में। इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय सोचे गए हैं। नंबर 1, निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। नंबर 2, सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से आरंभ की जाएगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। नंबर 3, ऐसी सुनियोजित व्यवस्था करना और जांच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों को आगे शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। नंबर 4, अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान। नंबर 5, जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों के लिए छात्रावास की सुविधा क्रमिक रूप से बढ़ाना। नंबर 6, स्कूल भवनों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना।
अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी रखना। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। आदिवासियों की अपनी संस्कृति और सामाजिक विशेषता होती है। बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती है। पाठ्यक्रम निर्धारण में शिक्षण सामग्री तैयार करने जरूरी है कि प्रारंभिक व्यवस्था में आदिवासी भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। बड़ी संख्या में आश्रमशालाएं तथा आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। नंबर 4, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके और उनकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना तैयार की जाएगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएं। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी तथा व्यावसायिक पढ़ाई के अधिक महत्व दिया जाएगा। आंगनबाड़ियों, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। नंबर 8, आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, अस्मिता, आइडेंटिटी और विशाल सृजनात्मकता प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होगी। ठीक है, तो ये हम लोग आदिवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़े हम लोग।